हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जिसमें प्रीवियस ईयर के दिए गए क्वेश्चन सेट के आंसर और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। पिछले दिन इस सीरीज की पहली एपिसोड अपलोड की गई। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो 16 क्वेश्चन बताए गए और उसके पीछे के जो कंसेप्ट आपके सामने रखे गए, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपके लिए नया होगा या जहां पर आपको कभी कंफ्यूजन रहा हो वो सब दूर कर पाने में ये सेशन, ये वीडियो और मैं सक्षम रहा हूं। यहां पर आज फिर हम दूसरे सेट यानी कि प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। फिर से हम इसका एक एक करके आंसर बताएंगे, उसके पीछे के रहस्य क्या है हम वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर ऐसे लोगों से विशेष करके अपील करता हूं जो पहले सेशन को देखने के बाद ये मान चुके हैं कि यार ये बहुत टफ है, मेरे से नहीं बनेगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप बिगनर हैं, आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है, आपने 9th 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में इंग्लिश पढ़ी है, उस आधार पर भी 15 में से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर आप सोच करके उसका आंसर कर सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी क्षेत्र में कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं और तब जब वो प्राप्त होता है तो वो ज्यादा समय तक आपको याद रहता है। इसीलिए एक बार क्वेश्चन को देखना, उस पर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप इस एक्सप्लेनेशन के सेशन को देखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा मजेदार और ज्यादा समझने वाला होगा। तो यहां पर मैं आपसे अपील करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले दिन के क्वेश्चन सेट और आज का क्वेश्चन सेट और आगे आने वाले क्वेश्चन सेट के सारे लिंक मौजूद हैं। आप उसे डाउनलोड करें, वीडियो को पॉज करें, उसे पहले अटेम्प्ट करके देखें। अगर आपका टोटल जो नंबर आता है सारे के सारे गलत भी हो जाते हैं तो क्या बुरा है इसमें? कोई देखने नहीं जा रहा है और प्रयास आपने किया, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं, कठिनाइयों को देखकर भाग जाते हैं और भागना यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप में से जिन्होंने नहीं बनाया है वो इस वीडियो को पॉज करके पहले सेट 2 के क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे, उसे बनाएंगे और फिर यहां पर आकर के इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आज हम यहां पर फिर से 15 क्वेश्चन के आंसर और उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को बताएंगे। तो फटाफट नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में दिए गए 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे का राज क्या है। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर के सेट 2 में दिए गए 16 प्रश्नों के उत्तर क्या है और इसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगाए गए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि यहां से अपलोड किए गए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरी हुई एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। यहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से नॉर्म्स लगाए गए हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कह रहा है यानी कि जो 17th है, चूंकि मैंने सीरियल नंबर वैसे ही रखा है, पिछले एपिसोड में 16 थे, अब यहां पर 17वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कहता है इन माय ओपिनियन बलराज इज वेरी ऑनेस्ट। इन माय ओपिनियन बलराज इज वेरी ऑनेस्ट। बलराज सिंगुलर है, ऑनेस्ट के पहले वेरी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा यूज करते हैं। एंड कैन बी डिपेंडेड। अब ये देखिए कि डिपेंड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आपको ऑन या अपॉन लिखना चाहिए। यह हमेशा इसके साथ आता है और इसका मतलब होता है निर्भर होना, आश्रित होना, भरोसा रखना, भरोसा करना, किसी पर भरोसा का होना। आप स्पीकिंग में इसको कभी कभी मिस कर देते हैं, मतलब ऑन या अपॉन उसके साथ नहीं भी बोले तो चलेगा, लेकिन लिखते समय ऑन या अपॉन में से किसी एक की उपस्थिति बहुत जरूरी है और यह आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। इस लिहाजन इस क्वेश्चन में जो कमी है वो डी में है। डिपेंडेंट के बाद आप अपॉन लगाएंगे और वैसे भी तब इसका मीनिंग आएगा उस पर भरोसा रखा जा सकता है। ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, उस पर भरोसा रखा जा सकता है, तो वहां पर जो है कैन बी डिपेंडेड अपॉन इसके साथ ऐड करेंगे। ध्यान रखेंगे डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन हमेशा प्रयोग करते हैं। स्पीकिंग में कभी कभी मिस कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उसको आप सही नहीं कर सकते, उसकी जो है जस्टिफिकेशन करके कि ऐसा ही यूज होता है, नहीं। लिखने के दौरान आप जब लिखते हैं और ग्रामेटिकल नॉर्म्स के आधार पर देखें तो ऑन या अपॉन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा कह रहा है
18वां नंबर सवाल कह रहा है कि when your father inquired about your marks, you lied to him. Have you not? देखिए, इस तरीके का प्रयोग जब करते हैं ना, तो सबसे पहले इसमें तो एनामलस फॉर्म किया जाता है। एनामलस फॉर्म कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। कभी भी इसको हैव नॉट ऐसे करके पूरा नहीं लिखते, और इस तरह को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये सवाल आप लोगों को बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ना के बराबर पूछता है। ये बड़ा ही आसान है। अगर आपका सेंटेंस, मैं एक मोटा मोटी आइडिया आपको दूं कि अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आपका टैग नेगेटिव होता है, अगर आपका सेंटेंस जो है नेगेटिव है तो आपका टैग एफर्मेटिव होता है। जैसे कि अगर कहें कि ही डजंट प्ले, डज ही, इसके साथ हम लास्ट में ऐड करते हैं। साथ में टेंस का भी बखूबी ध्यान रखा जाता है टैग में। जिस तरीके का टेंस होता है उसी के हेल्पिंग वर्ब के साथ टैग लगाया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दूसरे नंबर में कि when your father inquired about your marks, you lied to him, तो lied क्या है? V2 है, और इसका हेल्पिंग वर्ब ये तो कभी हो नहीं सकता, कतई नहीं होगा। इसके साथ क्या होगा? didn't। सबसे पहले दो गड़बड़ी है यहां पर कि हैव को नॉट अलग लिख दिया गया है, जबकि क्वेश्चन टैग में हमेशा कंस्ट्रक्टेड फॉर्म या एनामलस फॉर्म यानी छोटे फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से लिखते हैं या फिर इस तरीके से लिखते हैं। साथ में टैग में मैंने क्या कहा कि सेम हेल्पिंग वर्ब, जिस प्रकार के सेंटेंस हैं उसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब हम उसमें प्रयोग करते हैं। टैग के बहुत सारे रूल हैं, जब हम आगे क्वेश्चन टैग के चैप्टर को लेकर के आएंगे। बहुत छोटा है, 1 या 2 सेशन में ये हो जाएगा, और इससे सवाल बहुत कम पूछा जाता है, बट है यहां पर, तो डिस्कशन करना बनता है। ये जो परीक्षा है वो नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम है, जो कि 18/7/1999 में आयोजित की गई थी। वहां से ये सवाल है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका डी नंबर पोर्शन है वहां पर होना चाहिए डिडंट यू, और तब ऐसे होगा, और इसलिए इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। तो 17th का जो आंसर हो गया वो हो गया डी, और 18th का भी आंसर जो हो गया वो हो गया डी। 17th में ऑन या अपॉन लगाना है आपको डिपेंड के साथ, और यहां पर टैग के लिए जो मैंने बताया कि अगर आपका सेंटेंस, मेन जो सेंटेंस है वो अगर एफर्मेटिव है तो आपका टैग नेगेटिव होगा। टैग में कभी भी आप ऐसे करके बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है टैग लिखने का। जब भी लिखेंगे तो ये तरीका है, उसके एनामलस फॉर्म या कंस्ट्रक्टेड फॉर्म कहते हैं, आप उसका प्रयोग करते हैं। चलिए 19वां सवाल देखा जाए। कह रहा है अ नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप। अब देखिए यहां पर फ्रेजल वर्ब का जो है वो उपयोग किया गया है इसमें, और आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इस सेशन से फ्रेजल वर्ब के लगभग 48 एपिसोड्स, जिसमें कि 200 से 250 के आसपास जो है फ्रेजल वर्ब बताए गए हैं। अगर आपको नहीं पता है, मैं यहां पर प्लेलिस्ट ऐड कर दे रहा हूं, आप इसे एक एक करके देखिए, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछा जाता है। और देखिए यहां पर वही सवाल है कि इसमें लगाया हुआ है ब्रॉट अप, ठीक है। ये फॉर्म है ब्रिंग अप का, और ब्रिंग अप का मतलब होता है बढ़ाना, बुलाना, पालन पोषण करना। इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर देखिए कि मेरे सवाल में अगर ये मीनिंग फिट बैठ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो यहां कह रहा है कि अ नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। अब देखिए यहां पर बढ़ाना, बुलाना या पालन पोषण करना, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है। अगर हम यहां से ब्रिंग में से अप हटा करके ब्रिंग आउट करते हैं तो उसका मतलब होता है जाहिर करना, स्पष्ट करना। क्या स्पष्ट करना? अर्थ स्पष्ट करना। तो देखिए रिवील करने के सेंस में है, उजागर करने के सेंस में है, और यहां पर मेरे सेंटेंस में ब्रिंग अप का जो ये फॉर्म है ब्रॉट अप, ये सही नहीं है। ये मेरे सेंटेंस के संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हम यहां पर पालन पोषण करने की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि उजागर किया। क्या कह रहा है कि अ नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप, नहीं ब्रॉट आउट, है ना। यहां क्या हो जाएगा, ये लगेगा। ब्रिंग आउट का जो फॉर्म है ये वही रहेगा। अप को आपको यहां से हटा करके इसके साथ आपको आउट लगाना पड़ेगा, और तब होगा उसका मतलब जाहिर करना, और तब आपके सेंटेंस का संदर्भ फिट बैठेगा। फ्रेजल वर्ब एक ऐसी समस्या है कि अगर आपको उसका मीनिंग पता है
अगर आप पेपर से प्रैक्टिस करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उस दौरान आपने उसको देखा है, तो ही आप इस सवाल का जवाब कर सकते हैं। आप ये समझिए कि देखिए पहले सवाल में क्या आया, फिक्स प्रेपोजिशन का सवाल आया। पिछले दिन भी मैंने बताया था कि व्यू के साथ हम ऑन लगाते हैं, है ना। यहां पर आज पहले सवाल में आया कि डिपेंड के साथ हम ऑन या अपॉन का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिक्स प्रेपोजिशन है, इसके साथ ये किया जाता है और तभी वो पूरा मीनिंग देता है। अब यहां पर देखिए कि अब फ्रेजल वर्ब से भी सवाल पूछा जा रहा है। दैट मींस कि एरर में सिर्फ ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जांच नहीं होती है। आप सिर्फ अगर इतना मान लेते हैं कि भाई एरर का मतलब है कि कुछ ना कुछ हैज को हैव कर दिया होगा, कोई ग्रामेटिकल नॉर्म्स को जो है वहां पर तोड़ दिया होगा, उल्टा पुल्टा करके लगाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए कि यहां पर शब्दों का गलत प्रयोग है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहां पर जो सवाल है 19th नंबर का, उसका भी आंसर क्या हो गया? उसका आंसर हो गया बी। आपको क्या करना है? अप को हटा करके वहां पर आउट लगाना है। ब्रिंग अप नहीं होगा, पालन पोषण करना, वो सेंस वहां पर नहीं आता है। ब्रिंग आउट जिसका मतलब होता है, ब्रिंग आउट मतलब बाहर ले आना, निकाल लेना, इस सेंस में भी आपको याद रख सकते हैं, उसको जाहिर करने के सेंस में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है यस्टरडे रमेश गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर। अब देखिए यस्टरडे, सबसे पहले तो ये यस्टरडे, ठीक। अब कह रहा है गॉट, इसके साथ लगाया गॉट, दिस इज V1। ये जिस बच्चे से नहीं बन रहा है, देखिए मेरे सेशन में यहां पर जब मैं अपने एपिसोड में बताता हूं, बहुत बारीकी से, सेशन थोड़ा लंबा होता है बट मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। और यहां पर वो सीक्वेंस है टेंस का, और जो टाइम गैप मैंने बताया था, क्या कह रहा है कि देखिए यस्टरडे रमेश गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर, तो गॉट इंफॉर्मेशन और उससे पहले पिताजी का देहांत हुआ। तो इस सेक्शन में जो यहां पर हैड, सी में हैड डैड है ना, यहां पर ये लगेगा। सिर्फ इसको लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि हम दोनों हिस्से में V2 का प्रयोग तब करते हैं जब टाइम गैप नहीं हो। और यहां पर जो मेरा सेंस आ रहा है कि पिताजी का देहांत एक दिन पहले हुआ, पिछले दिन रमेश को यह जानकारी मिली, या फिर उससे पहले उस रात उनका देहांत हुआ और पिछले दिन रमेश को जानकारी मिली। गॉट इज ऑलरेडी द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इंडिकेट्स पास्ट, और उससे पहले की घटना है, तो मुझे हैड प्लस V3 का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए जो 20th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। 20वें में आप हैड ऐड करेंगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मुझे नहीं लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नो सुनर वाला सवाल मैंने आपको बताया था कि नो सुनर में हम डिड से शुरू करते हैं। एक देख लीजिए, पिछले दिन मैंने सिर्फ वो उसके वर्ब कॉम्बिनेशन की बात की थी। नो सुनर के साथ डिड से शुरू करते हैं या हम हैड से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद डिड के लिए हम V1 का प्रयोग करते हैं, ये लगाए हैं तो V3 का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है और आगे देन का प्रयोग करते ही हैं। नो सुनर देन का प्रयोग होता ही है। और अगर इतना किया गया है तो सेंटेंस आपका गड़बड़ नहीं है। आप पढ़ के देखिए कि कह रहा है नो सुनर डिड आई रीच, है V1 लगा हुआ है, डाली रेलवे स्टेशन देन ट्रेन डिपार्टेड। तो इधर V2 लगा हुआ है, उधर भी डिड लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा इसका ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो है ये नो एरर है, इसीलिए जो 21वें सवाल का जो जवाब है वो हो गया आपका ई। चलिए 22वां देखा जाए। ये बड़ा ही आसान सवाल है आज के सेट में, और ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। जो आपने नहीं देखा है मैं यहां पर टैग में ऐड कर दे रहा हूं क्लॉज के। तीनों तो नहीं ऐड कर सकता बट मैं पहला वाला कर दे रहा हूं, उसके बाद का दूसरा पार्ट आएगा। क्लॉज का इंट्रोडक्शन अलग है। मैं यहां पर जो जहां पर ये है जिसमें ये गड़बड़ी पढ़ाई गई है वो आप, और गड़बड़ी क्या है कि क्लॉज में मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल के कॉम्बिनेशन में आप सबऑर्डिनेट में इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। इन दैट केस आप प्रिंसिपल क्लॉज में आप क्या यूज करेंगे? तो विल यूज कर सकते हैं, कैन यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि प्रेजेंट एक्सप्रेशन आपको रखना होता है फ्यूचर सिंपल या और किसी मॉडल के साथ, बट प्रेजेंट एक्सप्रेशन। दूसरा मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर आप पास्ट का इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज में आपको वुड या फिर किसी एक पास्ट एक्सप्रेशन मॉडल के साथ भी है तो आप रख सकते हैं। फिर कंटीन्यूअस भी आप पास्ट का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा मैंने बताया था कि अगर आप इधर पास्ट परफेक्ट रखते हैं, हैड प्लस V3 सबऑर्डिनेट के साथ रखते हैं,
तो आपको प्रिंसिपल में वुड हैव प्लस B3, कुड हैव प्लस B3, माइट हैव प्लस B3, इस तरीके के एक्सप्रेशन आपको रखने पड़ते हैं। तो यहां पर पहला कह रहा है 22 में जो पहला ए नंबर है, एज सुन एज आई विल, यहीं पर गड़बड़ हो गया। जब भी कहा एज सुन एज, ये आपका यहां पर गलत है क्योंकि ये कंडीशनल है, ये नहीं होगा। ज्यों ही विल का प्रयोग इसके साथ हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन में आप कभी भी जो है विल का प्रयोग नहीं करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा 22वें का, वो हो जाएगा आपका ए। अभी तक बड़ा ही आसान रहा है, 17 से लेकर के 22 तक के सफर में, यानी कि 5 सवाल के सफर में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। एक बड़ा ही मजेदार सा कंसेप्ट यहां पर अब आगे मैं बताने वाला हूं, वो देखिए। अगला सवाल देखा जाए, और ये गांठ बांध लीजिए, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। यहां पर दो बातें हैं, दो चीजें हैं। पहला, सबसे पहले क्या कह रहा है, वन ऑफ माई गुड क्वालिटी। सबसे पहले तो यहां देखिए, एक एन, दूसरा पी और तीसरा एन, ये पी प्रेपोजिशन नाउन। पिछले दिन मैंने नाउन प्रेपोजिशन नाउन ये बताया था आपको। तो उस लिहाजन आपका जो वर्ब डिसाइड होगा वो इसके हिसाब से होगा, वन के हिसाब से, जो कि आपको लगा हुआ है इज। बट ऑफ का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक होता है पोजीशन के लिए और एक होता है सिलेक्शन के लिए। पोजीशन के लिए, ठीक, एक होता है सिलेक्शन के लिए, मतलब कुछ चुनते हैं हम। देखिए, ये मैं जो भी बताता हूं ये अपनी एक व्यवहारिकता के आधार पर है। आप फिर किताबों में जाकर के इन चीजों को पलटेंगे तो वहां किसी और तरीके से होगा। मैं यहां पर एक आसान तरीका आपको देने की कोशिश करता हूं कि पोजीशन कहने का मतलब है कि कवर ऑफ माई पेन, निब ऑफ माई पेन, है ना। तो ये चीज, स्विच ऑफ द फैन, तो यहां पर क्या है कि इसमें मैंने ऑफ किया पोजीशन, उसका वहां पर जो है वो उसमें अधिकार है, किसका, फैन का स्विच, कलम का कवर, ढक्कन। तो इस सेंस में आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ के बाद आने वाला जो है वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके बाद ऑफ प्लस नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस पर बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अक्सर लोग बोलचाल में कह देते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, हाँ बिल्कुल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑफ लगा हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको बोलना है कि जब कभी भी आप इसका प्रयोग करते हैं सिलेक्शन के तौर पर, मतलब चुनना है आपको कुछ में से, मतलब 2-4 चीजों 5 चीजों में से एक चीज चुनना है, या फिर कुछ आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसमें से निकालने की कोशिश करें, इन दैट केस ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। और अब देखिए आपको यहां पर एरर दिखा, वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज, ये होना चाहिए यहां पर क्वालिटीज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वालिटीज में से एक मतलब मेरे अच्छे गुणों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब है मेरे दोस्तों में से एक। यहां पर सीधा सीधा है वन ऑफ द कंट्रीज, मतलब है कि जो कई देश है उसमें से एक। तो हम हमेशा यहां पर जो बात कह रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि जब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, इन दैट केस सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इन द केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होगा। और इस लिहाजन जो 23वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। यहां पर क्वालिटी को क्वालिटीज करना है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ, सबसे पहले कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है और इसका मतलब होता है कंप्राइज। इसके साथ ऑफ का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं, या तो आप इसका प्रयोग करो या फिर इसका प्रयोग करो, दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग करो। ध्यान रखना कि इसी तरीके से एक और है, डिस्पाइट लिखो या इन स्पाइट ऑफ लिखो,
इसके साथ ऑफ लगता है, मीनिंग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, हम इस अंतर पर भी आगे आएंगे, इसकी भी बात करेंगे, कहीं ना कहीं जो है वो सवाल में आपको दिखेगा ही, तब हम इसके डिफरेंसेस की बात करेंगे। बट इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इसके साथ ऑफ आप नहीं लगा सकते। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है। आप कंसिस्ट ऑफ लिखो या सिर्फ और सिर्फ कंप्राइज लिखो, चलेगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो गया 24th का, वो हो गया ए। बड़ा ही आसान है, ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप आसानी से इस तरह का जो सवाल पूछेगा, सॉलिड 1 नंबर है। कहीं पर भी ऐसा लगा करके दिया कि डिपेंड के साथ ऑन अपॉन नहीं लगाया, गड़बड़ है, डिपेंड के साथ कुछ और लगाया, गड़बड़ है। और यहां पर जो है सिंपल सा आप देखिए कि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, कंसिस्ट के साथ लगता है, और यहां लगाया हुआ है, इसलिए गलत। अब देखिए 25वें नंबर सवाल में कह रहा है, इट बीइंग अ प्लेजेंट मॉर्निंग डिसाइडेड टू गो आउट, आई डिसाइडेड टू गो आउट, सॉरी यहां पर मिसिंग है, आई डिसाइडेड, मैं मिस कर गया, आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक, ऑन वॉकिंग नहीं, फॉर अ वॉक। यहां पर ऑन हटाएंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ऑन वॉकिंग हटा लीजिए, ये ठीक नहीं लग रहा है, यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर अ वॉक। अब देखिए कि सेंटेंस आपका सही हो गया कि इट बीइंग अ प्लेजेंट मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक, और इसीलिए जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखिए आपको कभी कभी ये लगेगा कि सर आप ना समझ गए कि यहां पर फॉर अ वॉक होगा, हम कैसे समझेंगे? तो सिंपल सी बात है, करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आप सीधा सीधा समझिए कि आप जितना अभ्यास करते हैं, आज जो मैं ये बातें बता रहा हूं, अगले दिन से ऐसी बात होगी तो आप भी कर लेंगे ना। अब सोचिए कि इस प्रकार की प्रक्रिया 2000 सवालों में मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही फायदेमंद है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आने वाली परीक्षा में या आने वाले दिनों में इस एपिसोड की मदद से 5 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन यानी एरर स्पॉटिंग के और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सही सही कर पाएंगे। चलिए इतना ही था नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम में। अब अगला है बीएसआरबी चेन्नई पीओ एग्जाम 31/1/2000। 1999 के खत्म हो गए, अब हम 2000 के में पहुंच गए हैं। 26वां सवाल कह रहा है, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। अब देखिए इसमें बहुत सारा लगा हुआ है एनपीएन। आप देखिए कि वी आर हैप्पी, यहां तक ठीक है, दैट आवर प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर, उसके बाद लगा हुआ है विद, पीएम के बाद क्या लगा हुआ है, विद, खत्म हो गया मेरा। पीएम के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से होगा ना, इज नॉट आर, सिंपल। एनपीएन पिछले दिन जो मैंने बताया था, नाउन प्रेपोजिशन एंड डॉट डॉट, इसी पर यह सवाल है और इसीलिए पीएम के अकॉर्डिंग आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा। आर को आप रिप्लेस करेंगे, इज लगाएंगे, एंड दैट्स व्हाई जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए 27वां सवाल देखा जाए। चलिए 27वां सवाल में कह रहा है, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ क्लॉथ्स। देखिए नाइदर डॉट 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 नॉर, और मैंने क्या बताया था कि ये इंपॉर्टेंट, ये भी कोरिलेटिव है। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह ये भी कोरिलेटिव है, आइदर और भी होगा, 2 पेयर में है, ये डिसाइडर होगा। तो इसके पास जो होता है ना, उसी के हिसाब से हम वर्ब अपना अप्लाई करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द कलर, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द कलर, है ना। लेकिन उसके बाद लगा हुआ है ऑफ क्लॉथ्स। देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए कि कॉम्बिनेशन क्या है कि पहले तो यहां पर देखिए एन, पी और एन, तो अब मेरा ये खत्म हो गया, जब भी होगा इसी के हिसाब से होगा। और नाइदर नॉर के कॉम्बिनेशन में कोरिलेटिव का जो है कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन है ये, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, इस तरह से पेयर में आते हैं। तो बाद वाले हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, नाइदर नॉर या फिर आइदर और या फिर नॉट ओनली या बट ऑल्सो। इस केस में जो यहां मौजूद होगा ना, उसी के हिसाब से हम वर्ब अप्लाई करते हैं। पेयर दोनों का सेम होता है, सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों तरफ,
बट इंपॉर्टेंस वर्ब किसको फॉलो करेगा? तो चूंकि डिसाइड करने वाला फैक्टर इस तरफ है तो इसी के हिसाब से हम लगाएंगे। तो यहां मेरा क्या हो गया? कलर। और अब देखिए कि कह रहा है कि विच आई परचेज्ड फॉर हिम यस्टरडे वॉज, नॉट वर, क्योंकि साइज और कलर की बात कर रहा है और चूंकि ये सेपरेटर है, किसी एक की बात कर रहे हैं ना। तो और इस केस में यहां आइदर और में एक की बात करते हैं, नाइदर और में तो किसी की बात नहीं कर रहे ना तो ये ना वो, है ना। तो क्या कहते हैं कि यहां पर वर नहीं वॉज होगा। और आप इसको देख करके कंफ्यूज मत होना कि यहां पर तो बात क्लोथ्स की हो रही है, नहीं, एनपीएन लगा हुआ है। तो देखिए एक साथ इस तरीके से भी ट्विस्ट करके आपको देता है, कोरिलेटिव प्लस एनपीएन, कुछ और भी ऐड कर सकता है। तो बात आसानी से समझ में आ गई यहां पर। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 27 का डी। क्या हो गया? 27 का डी। ये ध्यान रखिएगा ये सारी बातें कि ये सभी कोरिलेटिव हैं। इस साइड के हिसाब से इधर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा हुआ है इधर लगाते हैं, बट हम वर्ब हमेशा यहां मौजूद जो नाउन होता है वो सिंगुलर हो प्लूरल हो उसके हिसाब से हम करते हैं। चलिए 28वां सवाल देखा जाए। 28वें सवाल में कह रहा है आई हर्ड टू माई सरप्राइज दैट द प्रेजेंट आई सेंट, क्योंकि यहां पर देखिए सेंट नहीं होगा चूंकि हर्ड है ना। तो सेंड का क्या हो जाएगा? सेंट मैंने पहले ही कहा था, या फिर आप इसको ज्यादा कर सकते हैं पास्ट में, दैट द प्रेजेंट आई सेंट हर वॉज नॉट टू हिज टेस्ट। तो यहां पर हो सकता है कि आप इसको हैड भी लगाएं, हैड सेंट, तो वो भी चलेगा कि आई हर्ड टू माई सरप्राइज दैट द प्रेजेंट आई सेंट हर, आई हैड सेंट, या सेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है यहां पर, सेंट हर वॉज नॉट टू हिज टेस्ट। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप हैड लगा करके बनाएं, मतलब गलती अमूमन वहीं पर है, तो आप वहां पर सेंट भी सीधे सीधे रख सकते हैं, या फिर आप टाइम गैप दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। चलिए 29वां नंबर, और इसलिए इसका जो जवाब हो गया 28 का वो हो गया आपका सी। अब 29वां नंबर सवाल देखा जाए। कहता है लेट अस रेफर दिस मैटर टू द प्रिंसिपल वी शैल अबाइड। और ये ध्यान रखिएगा कि अबाइड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है, बाय लगता है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से पिछले दिन भी आ रहा है, और इस तरीके से लिस्ट में अगर ऐड होता चला गया, व्यू के साथ ऑन होता है, डिपेंड के साथ ऑन अपॉन होता है, और अबाइड के साथ बाय होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विद हटा करके आप बाय करेंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए 30th सवाल फिर से जो है ये आपका जो क्लॉज कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने बताया था उसका जो दूसरा पार्ट आया था, इंट्रो के बाद पहला पार्ट आया, फिर जो दूसरा पार्ट आया मैं यहां पर टैग कर दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिए कि कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी फॉर्मेट विल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये तो आसानी से दिख गया कि भाई ए में गड़बड़ी है। होगा क्या सही? तो हम देख रहे हैं उधर प्रिंसिपल क्लॉज में कि आई वुड हैव लगा हुआ है, वुड हैव प्लस V3, तो यहां होना चाहिए ये जो वुड हैव है आप इसको हटा करके सीधे इसकी जगह पर हैड लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? SC प्लस हैड प्लस V3, मतलब SC में क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3, और PC में क्या हो जाएगा? वुड हैव प्लस V3, और आपका ये कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, और इस तरीके से ये सवाल भी आपका सही हो जाएगा। इसलिए 30th का जो आंसर है वो 30th का हो जाएगा ए। चलिए 31वां सवाल देखा जाए। कहता है व्हेन यू बाय समथिंग ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द होल प्राइस एट वंस। अब देखिए सिंपल सा है, एट वंस कभी भी जब हम इंस्टॉलमेंट पर खरीदते हैं तो पूरी राशि एक बार में नहीं देनी पड़ती है। यहां पर है कि पूरी राशि शुरुआत में नहीं देनी पड़ती है, यह लिखना ज्यादा बेहतर है कि पूरी राशि तो देनी पड़ती है, ये तो तय है कि पूरी राशि देनी होगी, बट यहां क्या कह रहा है कि व्हेन यू बाय समथिंग ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द होल प्राइस एट वंस, नहीं एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, है ना। यहां पर सीधा सीधा एट वंस नहीं होगा, बिगिनिंग होगा। तो इसीलिए जो 31वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए आखिरी सवाल देखें। आखिरी सवाल में कह रहा है कि आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स, और यहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है फॉर द लास्ट 2
और समझ गए होंगे इधर क्या लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो यहां पर देखिए कि आपका सेंटेंस कैसा है, आई एम, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं, यहां पर हैव बीन तो हम लगा सकते थे, लेकिन हम आगे सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, बट यू डिड नॉट बॉदर, तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहां पर हैड बीन क्या हो जाएगा कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 hours बट यू डिड नॉट बॉदर टू टर्न अप इन टाइम, है ना। कि मतलब है कि मैं 2 घंटे से जो है पिछले 2 घंटे से वेट करता आ रहा था, तो इसलिए चूंकि यहां पर फॉर लास्ट 2 hours लिखा हुआ है, तो यहां पर जो है एम लिखना सबसे पहले तो उचित नहीं है, और वैसे भी आगे सेंटेंस में डिड लगा हुआ है, तो उस लिहाजन भी जो है वो एम गलत हो जाएगा। बट क्या होगा वहां पर, तो हम इससे पकड़े, यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इंडिकेट्स वी हैव टू यूज परफेक्ट कंटीन्यूअस। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वी डिसाइड पास्ट परफेक्ट। तो सेंटेंस मेरा सही क्या हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग, और इसीलिए जो 32वें का आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूं कि अभी जो ये 16 प्रश्नों के आंसर और इसके पीछे छिपे हुए ग्रामेटिकल नॉर्म्स जो आपके सामने रखे गए, आपको अच्छे से समझ में आ गया। कई सारे पुराने कंफ्यूजन दूर हुए, आपके ज्ञान के भंडार में बहुत सारी नई जानकारियां जुड़ गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, आज के सेशन में भी मैं एक असेसमेंट टेस्ट ऐड कर रहा हूं, नीचे उसका लिंक दिया गया है। लास्ट में आप उसे रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या यहां से डाउनलोड करके उसे बनाइए जरूर। धीरे धीरे हम सारे असेसमेंट टेस्ट के आंसर के साथ उपस्थित होंगे, और जो आपका रेगुलर सेशन चल रहा है वो भी आपके सामने आता रहेगा। यहां पर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि इस बार IBPS की परीक्षा, SBI की परीक्षा अगर आयोजित होती है, मैं आपको वहां तक जरूर पहुंचा दूंगा जहां से आप अपने कट ऑफ को जरूर सिक्योर कर पाएंगे। बाकी मार्क्स कितना आता है ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। मेरे द्वारा बताए गए कोई भी बात ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो या फिर कोई दुविधा हो, आप कमेंट में लिख करके मुझे सूचित करिए। यथाशीघ्र उसका जवाब लेकर के भी हम आपके सामने उपस्थित होंगे। बहरहाल अगले दिन फिर हम असेसमेंट टेस्ट यानी प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट है उसके सेट 3 के आंसर के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।